नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ के सरकारी विमान से छत्तीसगढ़ क्या पहुंचे। सोशल मीडिया में उन्हें लेकर कांग्रेस समर्थित विचारधारा के लोग उनका विरोध करने लगे। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर मनीष तिवारी ने टोपी और जूते उतारकर बाबा का अभिवादन किया। इसे लेकर भी उनके वीडियो भी सोशल मीडिया में डालकर लोगों से प्रतिक्रिया मांगी गई। अब आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसा पोस्ट करने वाले सोच रहे होंगे कि वो कानून की दुहाई देंगे, संविधान का अपमान हुआ, ऐसा कुछ लिखेंगे तो उनके पक्ष में कमेंट आएंगे, लेकिन अधिकांश जनमानस ने इसे सही ठहराया। इतना ही नहीं, रायपुर के एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने भी इसे कोई गलत नहीं माना। उन्होंने कहा कि पूरी वर्दी नहीं पहने थे, जबकि सोशल मीडिया में कई लोग मनीष तिवारी का समर्थन करते हुए ये कहने लगे यदि वो टोपी और जूता पहन के भी अभिवादन करते तब भी इसमें कुछ नहीं होता। दरअसल लोगों की ऐसी खुली प्रतिक्रिया इसलिए आ रही है क्योंकि बदले हुए हालात में अब लोग खुलकर हिंदुत्व और धर्म पर चर्चा करने लगे हैं, समर्थन में खड़े होने लगे हैं। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज भूपेश बघेल से लेकर टीएस सिंहदेव ने जिस तरह से मुगलों का समर्थन किया, और भूपेश बघेल का तो आपने 2 दिन पुराना वो बयान भी सुना होगा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। मुगलों के समर्थन में भूपेश के इस बयान के बाद टीएस सिंहदेव ने भी खुलकर अपनी बातें रखी। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने भी आईना दिखाने में देरी नहीं की। नेताओं के ऐसे वार पलटवार को तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस वीडियो पर आप गौर करें और जिस तरह से पुलिस इंस्पेक्टर मनीष तिवारी ने उनका अभिवादन किया। उसके बाद सोशल मीडिया में कांग्रेस की ओर से यह कहा गया कि जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना था कांग्रेस कभी हिंदुओं के धर्म प्रचारकों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। निश्चित रूप से इसका निर्णय जनता करेगी। धीरेन्द्र शास्त्री को किस हैसियत से सरकारी विमान उपलब्ध कराया, कौन से प्रोटोकॉल में आते जो उनके लिए विमान उपलब्ध करवाया गया, ये सीधे सीधे जनता के खजाने पे डकैती है, सरकारी धन का दुरुपयोग है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है, सरकार इसका स्पष्टीकरण दे। धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक हो सकते हैं, टोना टोटका करने वाले हो सकते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कोई धर्म गुरु नहीं है। कांग्रेस की ओर से हनुमान कथा करने आए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भूपेश बघेल ने साफ तौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा का दुर्ग में विरोध किया था। अब कांग्रेस ने बाकायदा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब का एक प्रोटोकॉल भी सोशल मीडिया में अपलोड किया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक गुरु खुशवंत साहेब ने अपने प्रोटोकॉल में सरकारी विमान से सतना जाना बताया था, और उसके बाद 11 बजे रायपुर में वापस आगमन का समय भी इसमें लिखा हुआ था प्रोटोकॉल में। इस प्रोटोकॉल की कॉपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया में अपलोड करते हुए लोगों से प्रतिक्रिया चाही। तो कांग्रेस के पुराने प्रवक्ता आरपी सिंह ने लिखा है, सरकारी हवाई जहाज का उपयोग पर्ची बाबा को लाने के लिए क्यों किया गया? क्या राज्य में आने वाले सभी बाबाओं और धर्मगुरुओं के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी? इस पर भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा कि के श्रीवास्तव तांत्रिक के सामने झुककर कौन पूजा करवाता था भाई। इसी तरह आनंद सिंह सोलंकी ने जवाब दिया कि वर्दीधारी सिर्फ एक पुलिस अधिकारी ही नहीं बल्कि एक सनातन धर्म का अनुयायी है। अपने साधु संतों का सम्मान करना कहीं से गलत नहीं है। इसी तरह कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ताओं ने भी खुलकर अपने विचार प्रकट किए। साफ तौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के निशाने पर सनातन विरोधी मानसिकता होती है, और कई बार तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साफ तौर पर कांग्रेस की नीतियों को गलत ठहराते नजर आते हैं। 25 दिसंबर को जैसे उनका भिलाई आगमन हुआ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद मौजूद था, मैंने खुद उनसे प्रश्न किया था। उन्होंने अपनी पत्रकार वार्ता के दौरान साफ तौर पर बिना भूपेश बघेल का नाम लिए ये समझा दिया जो उन्हें अंधविश्वासी कहते हैं, उन्हें देश छोड़कर
चला जाना चाहिए। बदले हुए हालात में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भूपेश बघेल ने सोच समझकर जानबूझकर जब उन्हें अंधविश्वासी बताया और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन्हें देश छोड़ने की नसीहत दी, तो उसके बाद अब भूपेश बघेल का भी एक और तीखा बयान आया है। लेकिन इस बार उन्होंने काफी तल्खी और गुस्से में कह दिया कि वो तो ढोंगी है, कल का बच्चा है। कुल मिलाकर जिस तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल आगे लेकर के जा रहे हैं, उसे आम जनता भी खूब समझ रही है। एक दिन तनिक महाराज और दूसरे दिन तेरे पास ना तो हनुमान के बारे में बताया ना उसी के बारे में, वो गलत सोचता बता। हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना, यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। ऐसे में जैसा कि होना ही था, क्रिया की प्रतिक्रिया भी हुई। लेकिन भूपेश बघेल जिस अंदाज में और जिस गुस्से में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जवाब दे रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं, यहाँ आपको गौर करना होगा। यहाँ गौर से देखेंगे भूपेश बघेल की बॉडी लैंग्वेज पे गौर कीजिएगा, कितने तमतमा गए थे भूपेश बघेल। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है, उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे, वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5-5 साधु हैं, इसके जैसे ढोंगी नहीं है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमान कथा भिलाई के सेक्टर 5 के समीप जयंती स्टेडियम के खुले मैदान में हो रही है। भिलाई के उसी सेक्टर 5 में टी.एस. सिंहदेव भी देवेंद्र यादव के बंगले में उनसे मुलाकात करने आए थे। पत्रकारों ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। भूपेश बघेल चूंकि मुगलों के समर्थन में साफ तौर पर इन दिनों बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर टी.एस. सिंहदेव का जो आप नया ज्ञान सुनेंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी। कुछ लोग उन्हें विद्वान और बेहद पढ़ा लिखा समझते थे, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करते करते टी.एस. सिंहदेव ने जो बयान दिया है उस पर तो अच्छों को यकीन नहीं हो रहा है। मुगल बहुत कम संख्या में थे। पुरानी जो परंपराएं, पुरानी जो पद्धतियां रही हैं वो हिंदू सभ्यता में हमने ये हमेशा देखा कि जो राज पे रहते थे वो संख्या में सीमित रहते थे और संबंध उनको फिर बनाने होते थे तो दूसरों से संबंध बनाते थे। उसमें धर्म को लेके कभी भी कोई बात अड़चन जैसी दिखती नहीं थी। कमोबेश ऐसा ही बयान भूपेश बघेल ने भी दुर्ग में 22 दिसंबर को दिया था, जहां उन्होंने साफ तौर पर वोट बैंक साधने की नीयत से यह कहा था कि हिंदू कभी भी असुरक्षित नहीं था। आज अनुसूचित जाति खतरे में नहीं है, जनजाति खतरे में नहीं है, पिछड़े वर्ग खतरे में नहीं है, अल्पसंख्यक खतरे में नहीं है। ये आरएसएस बीजेपी वाले ही डर बताते हिंदू खतरे में, ये डर बता के 3 चुनाव जीत। यानी भूपेश बघेल तो थोड़ा संभल कर कह रहे थे, लेकिन टी.एस. सिंहदेव तो उनसे भी एक कदम आगे बढ़ गए। इस पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने तो तीखा कटाक्ष किया ही है, लेकिन आम लोग साफ तौर पर सोशल मीडिया में टी.एस. सिंहदेव के बारे में ये कह रहे हैं कि हम उन्हें अच्छा आदमी समझते थे। साथ ही ऐसा लिखते लिखते टी.एस. सिंहदेव के बारे में कई अपमानजनक शब्द लिखे हैं, जिसे मैं बोल या पढ़ तो नहीं सकता, दिखा जरूर सकता हूं। संतोष पांडे ने क्या कहा, उनके शब्दों पर गौर करें। उसके बाद टी.एस. सिंहदेव के लिए आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है उस पर भी गौर करें। टी.एस. सिंहदेव के विषय में मैं छत्तीसगढ़ की जनता तो जानती है, पूरे देश का सामने मैं कहना चाहता हूं, ये भ्रमित करने वाला, अफवाह फैलाने वाला यदि कोई है तो टी.एस. सिंहदेव है, स्टालिन है, प्रियांक खड़गे है, और इन्हीं की पार्टी ने मच्छर, डेंगू, सनातन को गाली दिया था बीमारी कह करके। टी.एस. सिंहदेव सबसे बड़ा अफवाह फैलाने वाला, कोरोना काल में, महामारी काल में, बीमारी के काल में भी इन्होंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के ऊपर प्रश्न खड़ा किया था। इनकी पार्टी ने कहा था कि इसको लगाने से नामर्द हो जाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे। ये किस मुंह से बात करते हैं? कांग्रेस के दिग्गज टी.एस. सिंहदेव और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडे के बयानों को मैंने फेसबुक में अपनी वॉल में पोस्ट किया तो लोगों की कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया आई। प्रकाश सिंह ने लिखा है, मैं सोचता था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भले ही
कोई भी कैसा नेता हो, टीएस बाबा एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि बाबा पहले कांग्रेसी हैं, राहुल के विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रेरित हैं। याद रखना कांग्रेस वालों, जो सनातन धर्म का अपमान किया है उसका सर्वनाश तय है। आप लोगों का भी सर्वनाश करने के लिए ऊपर से कोई भगवान नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ की जनता ही आप लोगों का सर्वनाश करेगी। अपने वोट की ताकत से जिन मुगलों ने सनातन धर्म के निशान को मिटाने की कोशिश की, अब उसी के पक्ष के लोगों के साथ खड़े हैं। छत्तीसगढ़ की हिंदू जनता इसको कैसे भूल सकती है। आदिवासियों के धर्म परिवर्तन पर भी आप लोग ईसाई समुदाय के पक्ष में खड़े नजर आए। इसी तरह युगल किशोर शर्मा ने लिखा है, तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शैलेंद्र देव मिश्रा ने लिखा है, टीएस बाबा को ठीक समझता था, अब वह टूट गया मेरा, ये भी पतन के रास्ते पकड़ लिए हैं। जबकि पवन देव ने लिखा है, ये सब भूरी काकी को खुश करने में लगे हुए हैं। जबकि आलोक कुमार झा ने विस्तार से समझाने की कोशिश की है, गांधी परिवार की चाटुकारिता इतनी ज्यादा हो गई है, कांग्रेसी ऐसी ऐसी वाणी निकाल रहे हैं जो शोभा नहीं देता। सिख कौम बनाने का उद्देश्य क्या था, ये 7 दिन 21 से 27 तक किस लिए मनाया जाता है, इन्हें यह भी बताना पड़ेगा। यह दुर्भाग्य है। खैर, इस पार्टी ने 1984 में सिखों के साथ क्या किया और क्यों किया, ये तो याद है ना इन्हें बलिदान से कोई मतलब नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इन बयान बहादुरों के बयान से कितने रजवाड़े मुगलों की सेवा चाकरी में थे और कितनों ने मुगलों से संघर्ष किया, यह सब अब जानते हैं। इतिहास को छुपाने से अब काम नहीं चलेगा। इसके आगे भी आलोक कुमार झा ने काफी लंबा चौड़ा लेख लिखा है, लेकिन रतन जोशी ने संक्षेप में समझाया है। मुगलों के बगल में अपनी कब्र खोद रहे हैं, अब सनातनी जाग चुका है। इन मूर्खों की बुद्धि में ये क्यों नहीं घुस रहा, इन हरकतों से हारेंगे तो वोट चोरी का नारा लगाएंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कई बार हम जनता से 1 to 1 बातचीत करते हैं, उनके बयानों को लेते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, लेकिन बदले हुए हालात में सोशल मीडिया में कई बार आम जनता ज्यादा कंफर्ट होती है, खुलकर लिखती है, दिल की बातों को लिखती है। कुछ लोग लिखना पसंद करते हैं, कुछ लोग बोलने में हिचकते हैं। इसलिए मैंने लोगों के बयान दिखाए। गहराई से समझना होगा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छत्तीसगढ़ आने से छत्तीसगढ़ की राजनीति में कितना फर्क पड़ेगा, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आयोजन करवाने वाले राकेश पांडे, जो खादी ग्राम बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सरोज पांडे के भाई हैं, इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। और सरोज पांडे मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऐसे आयोजनों के पीछे कितना खर्चा होता है, कितनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, और ऐसी व्यवस्था कहाँ से आती है। यदि कांग्रेसी इस पर चर्चा करते तो हो सकता है इस पर विमर्श खड़ा होता, लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में खासकर भूपेश बघेल ने जिस तरह के अपशब्द कहे, और उसके बाद टीएस सिंहदेव ने जिस तरह से मुगलों का समर्थन किया, उससे इतना तो तय है कि कांग्रेस की राह कहीं ना कहीं राहुल गांधी वाली कांग्रेस की तरफ जा चुकी है। और मौजूदा हालात में जिस तरह से राहुल गांधी ने कांग्रेस का वामपंथीकरण किया है, वहां से भारतीय जनता पार्टी को भी स्पष्ट रूप से हिंदूवादी बैटिंग करनी पड़ रही है। कांग्रेस और भाजपा की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं आम जनता को एक बात तो अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि अवसर की राजनीति करने वाले हमारे नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे नेताओं को आम जनता खूब समझ रही है। चुनाव के समय वोट के माध्यम से जरूर जनता अपना फैसला सुनाती है। इसलिए हम बार बार आग्रह करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, या आप अच्छे लोगों को प्रमोट करें, पहचाने कि आपका राजनेता कैसा है, और क्या वास्तव में ऐसे नेताओं के कारण देश और समाज का कुछ भला भी होता है, या आपके जनादेश की सौदेबाजी होती रहती है। अक्सर यही होता है कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।